Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the basic of accounting. पार्ट फर्स्ट ये वीडियो है जिसमें चूंकि आपके लिए सब्जेक्ट नया है और नया है तो आपको चूंकि बेसिक चीज़ें उनकी बेसिक जो नॉलेज है अकाउंटेंसी से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड करना जरूरी है। तो मैं उन बेसिक चीज़ों के बारे में बता दूं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि आपके लिए नया सब्जेक्ट है, आप पढ़ नहीं पाएंगे और आपने अब तक साइंस मैथ पढ़ा है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, स्टैटिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपने इकोनॉमिक्स 10th में पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपने स्टैटिक्स ऑलरेडी आपने 10th 9th 10th में पढ़ा हुआ है। वही स्टैटिक्स आप 11th में भी पढ़ेंगे। आप बस एक जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी आपके लिए न्यू है, लेकिन आप जितना आप इसको नया समझ रहे हैं उतना ही ये बिहेवियरल सब्जेक्ट है और आपके लिए बिहेवियर में आता है ये। और आप इसको प्रैक्टिकली रूप से अगर समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब बस केयरफुली इस चीज को देखिए और समझिए। देखिए, सबसे पहले आप अकाउंटेंसी पढ़ते तो आप अकाउंटेंसी क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। तो अकाउंटेंसी इज ए गाइडलाइंस और ए थ्योरी, थ्योरेटिकल नॉलेज और ए प्रिंसिपल ऑफ सम थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आपका ये एक क्या है? एक थ्योरेटिकल नॉलेज है ये आपका। लेकिन एक्चुअली अकाउंटिंग सब्जेक्ट में तो जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग एज ए सब्जेक्ट में रूप में पढ़ेंगे तो उसमें प्रिंसिपल होंगे, थ्योरी होगी, ठीक है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, वो चीजें आप पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली आप उन चीजों को पढ़ के कैसे आप उसका एप्लीकेशन अकाउंटिंग के रूप में कैसे उसका एप्लीकेशन करते हैं, ये चीज जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग करना सीखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज defined as the art of recording, classifying and summarizing transaction in monetary terms, in money terms for preparation of financial statement। क्या है कि अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, डिफाइंड एज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट मतलब होता है कला और रिकॉर्डिंग मतलब उसको रिकॉर्ड करना। मतलब हम जो डेली बाय डेली जो डे बाय डे ट्रांजेक्शन्स होता है किसी बिजनेस फर्म में या किसी कंपनी में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जो डे बाय डे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उन ट्रांजेक्शन्स को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, किस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करते हैं, किस आर्ट का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करते हैं, किस पर्टिकुलर फॉर्मेट पर आप रिकॉर्ड करते हैं, वो एक आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग आप एंड क्लासिफाइंग। और आप कोई काम करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी का काम होता है। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग वर्क है, कोई प्लास्टिक वर्क है, कोई ग्लास वर्क है, तो इस तरह से आप कैटेगराइज हो गए। वैसे ही इसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैटेगराइज हो जाते हैं। जैसे गुड्स अगर परचेज करेंगे तो वो एक परचेज की कैटेगरी में आ जाता है। कोई एसेट परचेज करते हैं, जैसे व्हीकल परचेज करते हैं तो वो एसेट के कैटेगरी में आ गया। कोई आप एक्सपेंसेस करते हैं, सैलरी पेड करते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए पेड करते हैं, पोस्टेज पे करते हैं, फेयर पे करते हैं, बिल पे करते हैं। तो ये जितने भी नाम मैंने लिया है ये सब अलग अलग ट्रांजैक्शन होगा, ये इनका अलग अलग कैटेगरी हो गया। तो उसी को हम कहते हैं क्लासिफाई। जो जिस तरह का ट्रांजैक्शन है उसको उस हिसाब से क्लासिफाई कर देते हैं, समराइजिंग ट्रांजैक्शन, और फिर उसका एक समरी भी आप लिखते हैं उस ट्रांजैक्शंस का। तो ये क्या है आप, और किस टर्म में? इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब इन मनी टर्म्स। जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उनका कुछ ना कुछ मनी में वैल्यू होता है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो फ्री ऑफ कास्ट कोई अगर ट्रांजैक्शन होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। पहली बात
कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस, उन्हीं चीज की को रिकॉर्ड करते हैं जिनका कुछ मनी में वैल्यू हो और उससे या तो पेड हुआ हो या बाकी हो या जो भी चीजें हो, लेकिन उसका एक मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन का। उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज बाकी ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करते हैं जिनका मॉनेटरी वैल्यू ना हो। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड का हेल्प करते हैं, ठीक है, और हेल्प करने में आपने उसको पैसे दिए या कुछ भी दिए, तो वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो, क्योंकि वो आपके बिजनेस ऑपरेशन से ही नहीं है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप कोई सामान खरीद के बेचने के लिए लाते हैं, कोई सामान खरीद कर, वो आपका ट्रांजैक्शन है। आप बेचते हैं किसी को, पैसा आपको मिलता है, सेल करते हैं, वो आपका ट्रांजैक्शन है। आप बिजली का बिल पे करते हैं, वो आपका ट्रांजैक्शन है। आप अपने वहाँ सेल्समैन को कोई रखे हैं तो सेल्समैन को आप सैलरी पे करते हैं, वो आपका ट्रांजैक्शन है, ठीक है। वेजेस पे करते हैं, वो आपका ट्रांजैक्शन है। मेंटेनेंस कराते हैं अपने दुकान का, तो वो आपका क्या है, ट्रांजैक्शन है। लेकिन आप किसी पर्सन को, किसी फ्रेंड को आप फ्री ऑफ कास्ट अगर सामान दे देते हैं तो वो आपका ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि उसका आपके बिजनेस ऑपरेशन में ऐसा कुछ रूल है ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का आप, व्हाट इज अकाउंटिंग definition? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing financial transaction in the preparation of financial statement, जो कि लास्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें फर्स्ट अब मैं बात करता हूं रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग रेफर्स टू क्रिएटिंग जर्नल एंट्री फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, अकाउंटिंग कवर करते हैं, उसके दो पहलू होते हैं। जैसे हम पैंट पहनते हैं तो पैंट में दो जेब होते हैं आपके दोनों साइड में, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में आप कभी बिजनेसमैन के वहां गए होंगे और सुबह सुबह आप उसके वहां से कोई सामान खरीदने जाए तो बोनी कराता है, कहते बोनी कराइए दाहिने हाथ से। तो दाहिने हाथ से क्यों करता है? क्योंकि दाहिना जो आपका जेब है वो क्रेडिट का है, वो इनकम जितने इन पैसे आते हैं वो आपके दाहिने जेब में जाता है और जितने आप खर्च करते हैं वो बाएं जेब से जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यानी कि आपका जो राइट साइड है वो आपका क्या है, क्रेडिट है, और जो आपका लेफ्ट साइड है वो क्या है, डेबिट है। यानी कि दो साइड होते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट से कोई जर्नल एंट्री हम करते हैं। रिकॉर्ड जो हमारा रिकॉर्डिंग का काम है वो जर्नल एंट्री के थ्रू करते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। जैसे मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे किसी ट्रांजैक्शन की बात करें कि परचेज, मैं अकाउंटिंग नहीं बता रहा हूं, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, ठीक, फॉर कैश। आपने क्या किया, कैश परचेज किया कोई सामान, सिंपल सी बात है। तो आप तो बस खरीद के लेके चले आते हैं, आपका काम खत्म। लेकिन हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसका एक प्रॉपर एंट्री पास आउट करते हैं। तो अगर हम इस ट्रांजैक्शन की बात करें और इस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करें तो हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए अब एंट्री आपने परचेज किया कितने का, 5,000 का। कितना कैश दिया आपने, 5,000। अभी देखिए इसका डुअल एस्पेक्ट से, एक ये जो आपका नीचे का ये क्रेडिट है और ये क्या आ गया, डेबिट हो गया। यानी कि एक अकाउंट डेबिट होता है, जो ये मैंने किया है इसी को आप कहते हैं जर्नल एंट्री। ऐसे ही आप आगे के चीजों को आप पढ़ेंगे, ऐसे ही जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे। सब ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी ट्रांजैक्शन आपको दिया गया होगा उस ट्रांजैक्शन की ऐसे ही आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो ये हुआ आपका रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग रेफर्स टू क्लासिफाइंग ईच ऑफ द डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इन कैपिटल और रेवेन्यू एंड एसेट्स लायबिलिटी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब जो
कैसे जो क्लासिफाई करने की चीज है वो आप क्या करेंगे, सबका डेबिट या क्रेडिट को क्लासिफाई करेंगे। तो एज ए एसेट्स, जैसे मान लिया आपने परचेज किया, तो क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो ये एक एसेट क्रिएट करता है और एसेट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पे डेबिट हुआ है। कैश, आपका कैश भी एसेट है और ये क्रेडिट हुआ है, यानी कि आपका एक एसेट बढ़ा है तो दूसरा एसेट घटा है। ठीक है, जैसे आपका कैश भी एसेट है और सामान आपने खरीदा वो भी एसेट है। जैसे आप पैसा लेके जाए, फ्रिज खरीद कर लाए, तो फ्रिज आपके लिए एक एसेट हुआ और पैसा, जहां पे आपका पैसा कम हुआ वहां पर एक सामान आया, यानी कि एक एसेट बढ़ा तो एक दूसरा एसेट घटा। तो इस तरह से आप क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका समराइजिंग, रेफर्स टू ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस। अब हम ऐसे ही ट्रांजैक्शन को जितनी बार परचेज गुड्स करेंगे उतनी बार उनकी एक कैटेगरी होगी। तो ऐसे हम सब जगह एसेट और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, समराइज करते हैं अलग अलग चीजों में। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कस्टमर सर्विसेज ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, टू सम ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस रेफर टू एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग करते हैं, फिर उस अकाउंटिंग से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम पूरे ईयर के दौरान देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस हुआ है, उस चीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके उसमें चेक करते हैं। एंड नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को हम उस बैलेंस शीट में शो करते हैं कि उस पर्टिकुलर बिजनेस फर्म के पास कितना एसेट है और कितनी की लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है, कितना प्रॉफिट है, वो सारी चीजें आप उसके एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को बता सकते हैं कि ये कितना वैल्यू है इस बिजनेस फर्म का। ठीक है, नेक्स्ट है मोड ऑफ लर्निंग अकाउंटिंग। अब कैसे आप अकाउंटिंग को कैसे सीखेंगे, ठीक ना, तो क्या मोड है, चेंज योर माइंड सेट दैट अकाउंटिंग मीन्स ओनली डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ डेबिट और क्रेडिट होना नहीं है, ये आप माइंड से पहले निकालिए। दूसरी चीज, डू नॉट ब्लाइंडली लर्न अकाउंटिंग रूल्स एंड अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। और सबसे पहले कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल्स है उसको आप ब्लाइंडली आप उसको फॉलो ना करें, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक पर्टिकुलर अकाउंट के लिए, अकाउंटिंग के लिए अलग अलग फॉर्मेट बने हुए हैं। पहले उसको आप अच्छी तरह से ट्रांजैक्शन को समझिए, फिर उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप वर्क करिए। नेक्स्ट है, द बेस्ट वे टू लर्न अकाउंटिंग इज लर्न द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, हमको अकाउंटिंग पढ़ना है तो सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। सेकेंड चीज, अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और अकाउंटिंग कन्वेंशन में कौन कौन से कन्वेंशंस होते हैं उनको आप पढ़िए। क्लासिफाई द अकाउंटिंग इवेंट्स, और कौन कौन से अकाउंटिंग इवेंट्स होते हैं उसको आप समझिए। अप्लाई द अकाउंटिंग रूल्स, और फिर जब ये तीनों चीज आप समझ लेते हैं तब आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग रूल्स को आप अप्लाई करते हैं। और नेक्स्ट, जब अकाउंटिंग रूल को एप्लीकेशन करते हैं तो रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइजिंग द जर्नल्स, यानी कि यू आर कंफ्यूज्ड, आई एम राइट, आप कंफ्यूज्ड, डू नॉट बिकम पैनिक एंड मूव टू फॉरवर्ड, यू विल अंडरस्टैंड। आप समझेंगे इसको बाद में, आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये चीजें नहीं है। अब एक एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि मोड ऑफ लर्निंग अकाउंटिंग, तो वो मैं एक एक कॉन्सेप्ट, जैसे यहां से मैं लर्न द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और यहां से मैं आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम हुज पर्पस टू identify, collect, measure and communicate information about the economic unit to those with an interest in the unit's financial affairs to permit judgment and decision by the users of the information। ये हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग इसलिए करते हैं कि हम सभी चीजों को याद नहीं रख सकते हैं। आपके वहाँ आप ढेरों सारे ट्रांजेक्शन्स आप लोग खरीद फरोख्त करते होंगे मार्केट से, तो क्या आप एक हफ्ता पहले की चीजों को आपने क्या खरीदा, कितने में खरीदा, क्या आपको याद रहेगा? नहीं।
भूल जाएगा। हो सकता है आपने याद भी होगा, तो आपने अगर 10-20 ट्रांजैक्शन किए होंगे तो इसमें से आपको हो सकता है कि 10-12 ट्रांजैक्शन आपको याद हो, बाकी के भूल जाएंगे। तो आप जहां पे आप सिंगल व्यक्ति, जहां पे आप कम ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप भूल जाते हैं। तो जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े फर्म हैं, वहां पे जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो क्या करेंगे, वो कितना याद रखेंगे। जहां पे ढेरों सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक दुकान पर चले जाइए, दिन भर में ढेरों सारे कस्टमर आते हैं, तो अगर किसी को वो सामान दे दे उधार तो कैसे जानेगा क्या नाम है क्या नहीं है, कितना याद रखेगा कितने का दिया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। और दूसरा चीज ये कि हम पर ईयर एक्चुअल कितना प्रॉफिट या लॉस हमको होता है, फर्म को होता है, वो चीज जानने के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। तीसरी चीज ये कि हमको अपने इनकम पर टैक्स पे करना रहता है, तो हमको कितना इनकम हुआ है उस एक्चुअल इनकम पर ही हमको टैक्स पे करना है। तो इसके लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है कि हमारा इनकम कितना हुआ ये जानना जरूरी है, प्रॉफिट कितना हुआ ये जानना जरूरी है। और ये तभी जान पाएंगे जब आप अकाउंटिंग का वर्क करेंगे। इसलिए इसके यूजर्स भी होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, ठीक है। जैसे कोई ओनर्स है बिजनेस फर्म का, वो इंटरेस्टेड होगा, जो इंप्लॉइज वर्क करेंगे वो इंटरेस्टेड होंगे। इंप्लॉइज क्यों होंगे? इंप्लॉइज इसलिए कि अगर उसका फर्म प्रॉफिट में जाएगा तो उसको बोनस मिलेगा, उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, इसलिए इंटरेस्टेड होगा। जो क्रेडिटर्स होंगे, लेनदार होंगे, वो ही इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि वो फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी तभी हमारा कर्ज वापस करेगा, ठीक है। बैंक भी इंटरेस्टेड होगा क्योंकि अगर किसी फर्म के एक्चुअल पोजीशन को जानकर ही वो उसको लोन देगा। गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होगा क्योंकि वो फर्म जितना ग्रोथ करेगा उतना ही उसको टैक्स मिलेगा। आपका फर्म है तो आप इंटरेस्टेड होंगे कि मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके इंटरेस्टेड कुछ यूजर्स होते हैं इसके बाद अब फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होता है। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस रिकॉर्ड होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो डे बाय डे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। सिस्टमेटिक से मतलब है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है डे एंड डेट वाइज रिकॉर्ड आप करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन होता है उस डेट के साथ आप रिकॉर्ड करते हैं, डेट और ईयर मेंशन रहता है उसमें जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और एक सिस्टमेटिक रूल्स और रेगुलेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमको किस डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ वो हम क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं। दूसरी चीज कि प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, हम इससे क्या करते हैं, जब हम प्रॉपर किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी होती है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन सी प्रॉपर्टी कितने की है। तो उस प्रॉपर्टी को हम, यहाँ पे जो आप लोग प्रॉपर्टी का सेंस देते हैं, हम लोग जब कॉमर्स पढ़ते हैं, आप कॉमर्स पढ़ेंगे तो उसी प्रॉपर्टी को हम एसेट के रूप में यहाँ पे जाने जाएगा। एसेट का मतलब भी संपत्ति होता है और प्रॉपर्टी का मतलब भी संपत्ति होता है। और प्रॉपर्टी में आपके लैंड, बिल्डिंग मतलब जमीन, मकान, कैश आपके हाथ पे जितना हो कैश इन हैंड, या कैश एट बैंक पे जितना कैश है, बिल्डिंग, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, जो भी चीजें हैं वो सब जैसे आपके एसेट्स है, गाड़ी है वो आपका प्रॉपर्टी है। तो सब जो आप एसेट प्रॉपर्टी समझते हैं वो हम कॉमर्स के लैंग्वेज में उसको एसेट बोलते हैं। तो हम एसेट को प्रोटेक्शन के लिए भी हम इसका अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, और दूसरा कि जो इंटरेस्टेड पार्टी जो हमारे बिजनेस फर्म में या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए भी हम अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करते हैं, ताकि मैं बता सके कि हाँ आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, देखिए आपकी कंपनी कितनी हाई ग्रोथ पे चल रही है और आपको इतना रिटर्न आपको मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, और दूसरी सबसे लास्ट जो चीजें हैं फंक्शन का कि जो भी हम
अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते हैं वो हमारे लीगल रिक्वायरमेंट में भी आती है। कोई अगर कोर्ट केस होता है तो उसमें हम उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका फर्म जब डिसोल्यूशन होता है, उसका इंस्टॉलमेंट हो जाए फर्म, उस समय भी उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड के थ्रू हम एसेट और एसेट का रियलाइजेशन करके उस फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये फंक्शन है इसलिए इसके अकाउंटिंग फंक्शन हम करते हैं। एडवांटेज क्या है, क्या एडवांटेज है? तो एविडेंस इन कोर्ट, तो एडवांटेज क्या है? जब हम प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे पास हर एक ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है कि मैंने कब कौन सा ट्रांजैक्शन किसको कौन सा, जैसे मान लिया आपने किसी को पैसा दिया, आपने कोई उसका रिकॉर्ड नहीं रखा, अगर वो कल कह दे कि नहीं मुझे पैसा नहीं दिए तो क्या करेंगे आप? आपके पास कोई है, यू हैव नो एविडेंस। देन आप अगर वो कोर्ट आप जबरदस्ती कर रहे हो तो वो कोर्ट में चला जाएगा, आपके पास कोई एविडेंस है ही नहीं है। तो अगर आप, लेकिन जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस को अपनाते हैं तो आपके पास प्रॉपर एविडेंस होता है। जब आप कोई चीज परचेज करना चाहते हैं, भाई मुझे कैश मेमो दीजिए, मुझे रसीद दीजिए, तो आपके पास रसीद इस बात का प्रूफ होता है कि आपने उस इतने पैसे का सामान उसके वहां से ये सामान खरीदा है और उस दुकान का नाम होता है, इस डेट को खरीदा है। तो ये आपके पास एक एविडेंशियल प्रूफ होता है और उस प्रूफ के साथ आप कोर्ट में जा सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ ए टैक्सेशन लायबिलिटी, और दूसरी चीज जो टैक्सेशन, टैक्स पे करने की जो हमारी लायबिलिटी होती है, टैक्स जितना पे करना होता है, उस टैक्सिंग लायबिलिटी को भी हम पूरा कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी, और जब हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो हमारा पिछले साल के रिकॉर्ड के साथ और इस साल के रिकॉर्ड के साथ हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि पिछले साल कितना हम प्रॉफिट अर्न किए थे, इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया, हमारा पिछले साल बिजनेस के पास कितने एसेट लायबिलिटी थे, इस साल कितने एसेट लायबिलिटीज है, तो पिछले साल के कंपेरिजन में हमारा फर्म कितना ग्रोथ किया है। तो इस तरह का कंपैरेटिव स्टडी में भी काफी हेल्पफुल होता है सेल ऑफ बिजनेस। और हमारा अकाउंटिंग जब क्लियर रहता है तो हम जब भी बिजनेस को अपने सेल करना चाहें तो उसमें हम एक्चुअल कितना हमारे बिजनेस का प्राइस होना चाहिए, कितने में हमें बेचना चाहिए, वो चीज आपके पास रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट, असिस्टेंट टू वेरियस पार्टीज, दूसरी चीज बाकी के जो वेरियस पार्टीज होते हैं उनके लिए भी एक सहायक होता है जानने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।